हेलो एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन के लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र के बारे में देखेंगे। इससे पहले दोस्तों कल की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री को देखे थे। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे, जो हमारा एक सोशल साइंस पेपर का एक पार्ट है। किसका दोस्तों? सोशल साइंस पेपर का एक पार्ट है। मैंने सोशल साइंस पेपर में आपका 4 पार्ट आता है, हिस्ट्री, फिजिक्स, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। तो दोस्तों सिविक्स का दूसरा नाम पॉलिटिकल साइंस भी है। तो हम लोग तीनों का देख चुके थे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पॉलिटिकल चैप्टर में दोस्तों हमारा पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो चैप्टर का नाम क्या है? आप लोग अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग उल्टा के देख सकते हैं। चैप्टर हमारा है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसके हम पूरे थ्योरी के बारे में जानेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये हमारा लेक्चर का पहला पार्ट है। आज दोस्तों हम लोग स्टार्ट ही किया तो ऑब्वियसली ये हमारा पहला पार्ट ही होगा। तो ये दोस्तों हम लोग का पहला पार्ट है, मतलब पॉलिटिकल साइंस का। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। साथ में दोस्तों क्लास के वीडियो को लाइक भी कर ले और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को पूरी तरह से शेयर करें जिससे उसको हेल्प मिल सके। उसके बाद दोस्तों सभी पेपर्स के नोट्स के लिए तो हमें मैसेज करें। हमारा नंबर है 9572222339। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं किसी प्रकार के नोट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों हम अपने क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं और आगे जानते हैं इस टॉपिक के बारे में विस्तार से डिस्कस करते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है? दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से मैं एक बात बता दूं, अभी आप लोगों का क्लास स्टार्ट हुआ है तो अभी आप लोगों को सिलेबस पढ़ने का जरूरत है, क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है बोर्ड एग्जाम के लिए। मैंने देखा है कि कुछ चैनल वाले ने अभी से ही क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों अभी आप लोग क्रैश कोर्स के चक्कर में ना पड़े। मैं भी क्रैश कोर्स पढ़ूंगा, लेकिन अभी आप लोगों का टाइम क्रैश कोर्स करने का नहीं है। अभी आपको उस चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज के लिए है। तो अभी दोस्तों आप लोग उसका नॉलेज ग्रहण करें। क्रैश कोर्स के लिए आपके पास बहुत टाइम है। क्रैश कोर्स आप लोग अक्टूबर नवंबर में कर सकते हैं। क्रैश कोर्स खत्म करने में 1 महीना का टाइम बहुत है। तो दोस्तों आप लोग क्रैश कोर्स के चक्कर में ना पड़े। अभी आप लोग पूरा का पूरा नॉलेज ले कि उस चैप्टर में आखिर है क्या। तो चलिए दोस्तों इस सब बात की बात हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास का हम पहला पॉइंट जानते हैं दोस्तों संविधान के अनुच्छेद। दूसरे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस किए हैं और आगे विस्तृत के लिए आप अपने बुक में पढ़ सकते हैं। मैं आपके बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेके आया हूं, जिससे आपके बुक का क्वेश्चन आंसर बन सके और आपसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो सके जो आपसे पूछेगा। तो मैं टोटल बुक का इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ और पहला पॉइंट दोस्तों हमारा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। अगर दोस्तों हमसे पूछा अगर ऑब्जेक्टिव में कि भारत के किस संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, तो वह है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अनुसार दोस्तों सभी को नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेकंड दोस्तों अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के भेदभाव को निषेध किया गया है। किसको दोस्तों? धर्म। अनुच्छेद 15 के अनुसार दोस्तों धर्म, जो आप किस धर्म से आते हैं, सभी धर्म के नाम पर जो एक दूसरे से भेदभाव होता था उसका, वंश, जाति या जन्म स्थान के स्थान भेदभाव को निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। तो दोस्तों ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए इस चैप्टर के। अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति या जन्म के स्थान में भेदभाव को निषेध किया गया है। ये दोस्तों हमारे कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। उसके बाद दोस्तों मेरा टॉपिक है नेक्स्ट, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन का स्वरूप। तो दोस्तों इसमें दो मेरे सामने विभाजन आ जाता है, एक क्षेत्रीय भावना के आधार पर और दूसरा दोस्तों नस्ल या रंग के आधार पर। क्या है दोस्तों? पहला दोस्तों क्षेत्रीय भावना के आधार पर हम जानते हैं कि क्या आता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोस्तों सामाजिक विभाजन का 2 स्वरूप है। पहला क्षेत्रीय भावना कि हम इस एरिया के हैं और वो उस एरिया का, तो ये दोस्तों एक आता है। दूसरा दोस्तों नस्ल या रंग के आधार पर। पहले दोस्तों हम लोग क्षेत्रीय भावना को समझते हैं।
तो दोस्तों मुंबई, दिल्ली तथा कोलकाता में उत्तर भारत के बिहारी तथा उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार किया गया। किसका तो हिंसात्मक व्यवहार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है दोस्तों। कहते तो मुंबई, दिल्ली और कोलकाता दोस्तों उत्तर भारत के बिहारी और उत्तर प्रदेश के दोस्तों लोगों के विरुद्ध दोस्तों हिंसा किया गया था, जो इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। उस सबको हिंसा किया गया था, उन लोग को वहां से भगाया गया था। तो ये दोस्तों हम लोग हमारे क्षेत्रीय भावना के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग एक देश में रहते हैं और पूरा देश भारत है और इसमें दोस्तों राज आते हैं। तो ये दोस्तों क्षेत्रीय भावना एक इसका मुख्य कारण है। दूसरा दोस्तों इसमें है नस्ल या रंग के आधार पर। क्या दोस्तों? नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव, सामाजिक विभाजन होता है। इसका मेन एग्जांपल दोस्तों, ये चैप्टर दोस्तों आप लोगों के समझने के लिए है, इसलिए आप लोग मेरे बातों पर अच्छे से ध्यान दें। मैं यहाँ सिर्फ आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आप उसको समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें हम मेन पॉइंट लिए हैं, उसके बाद मैं आपको अब समझा रहा हूँ। तो नस्ल या रंग के आधार पर क्या है दोस्तों, जैसे मेक्सिको के ओलंपिक 1968 के पदक समारोह में देखा गया जा सकता है। किसमें दोस्तों? मेक्सिको के 1968 के पदक समारोह में। कैसे दोस्तों? वही ओलंपिक मुकाबले जिसमें दोस्तों 200 मीटर के दौड़ को पदक समारोह के विजेता अमेरिकी धावक जो थे टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलेस नामक व्यक्ति, इसी समारोह में अमेरिकी अश्वेत का अत्याचार हुए थे। ये लोग अश्वेत थे, तो इन लोगों को दोस्तों नस्ल आधारित भेदभाव किया गया था। तो नस्ल या रंग के आधार पर ये इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जैसे ओलंपिक मेक्सिको ओलंपिक 1968 के पदक समारोह में। उसके बाद दोस्तों एक इसका है बेल्जियम एवं श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर मौजूद था। दोस्तों श्रीलंका में जो विभाजन हुआ वह क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों पर मौजूद था, क्योंकि दोस्तों श्रीलंका में बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों पर आधारित दिखाई देता है। तो श्रीलंका का जो बंटवारा हुआ वो भाषा और क्षेत्र जो है दोनों पर दिखाई पड़ा। और भारत में सामाजिक विविधता कई रूपों में है, जैसे दोस्तों भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन है। तो भारत में दोस्तों किस किस आधार पर सामाजिक विभाजन है, आप लोग इसको अच्छे से समझे। भारत में दोस्तों सामाजिक विभाजन जो है भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर है। यही सबको दोस्तों अनुच्छेद 15 में दोस्तों निश्चित किया गया है। आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट करें या आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जो मैं पॉइंट जितना आपको दिया हूँ यहाँ पर, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ उस पॉइंट के अंदर में क्या है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की और भी तरह की सहायता चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कोई भी गारंटी नहीं। आप इतना लिखिएगा आपको फुल नंबर मिलेगा, लेकिन मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सामाजिक भेदभाव एवं विविधता को उत्पत्ति। क्या है दोस्तों? सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन में अंतर। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में दोस्तों अंतर। तो पहले हम जानते हैं दोस्तों सामाजिक विभिन्नता क्या है। तो सामाजिक विभाजन, पहले हम दोस्तों सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में जो हमारा अंतर है उसमें दोस्तों पहले हम जानते हैं सामाजिक विभाजन। क्या दोस्तों? सामाजिक विभाजन। तो सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विविधताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। कब दोस्तों सामाजिक विभाजन होता है? जब दूसरी अनेक विविधताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जैसे में दोस्तों एग्जांपल जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे दोस्तों विविधता पर जाता है, जैसे सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है। क्यों दोस्तों? ये सामाजिक विभाजन तब होता है जब दोस्तों कोई दूसरी अनेक विविधता के ऊपर और कोई लोग बड़े हो जाते हैं। जैसे दोस्तों सवर्णों और दलितों का अंतर सामाजिक विभाजन। किसका? सवर्णों और दलितों का अंतर जो है सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दोस्तों दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेघर है। दोस्तों दलित क्या है? संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेघर है और भेदभाव के शिकार है। जबकि दोस्तों स्वर्ण जो है आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त है। अर्थात तो दलितों को यह महसूस होने लगता है कि वो दूसरे समुदाय के हैं। इसी कारण दोस्तों ये हमारा सामाजिक विभाजन है। और सामाजिक विभाजन दोस्तों कब होता है? दलित को दोस्तों लगने लगता है कि हम इस सब समाज से नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों एक वो दूर हो जाता है। ये उसका मेन कारण है सामाजिक विभाजन का। अब नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं सामाजिक विभाजन। हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सामाजिक विभिन्नता क्या है। तो सामाजिक विभिन्नता दोस्तों किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे होते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर के दृष्टिकोण से वे लोग अलग अलग हो जाते हैं। क्या दोस्तों? किसी एक मुद्दे पर, जैसे कोई एक मुद्दा है
तो वो दोनों का हित एक जैसे हैं, लेकिन जो तो किसी दूसरे मुद्दे हैं, जैसे दोस्तों अभी लॉकडाउन है तो सबका हित एक जैसे है, और जब किसी दूसरे मुद्दे पर दृष्टिकोण अलग हो जाते हैं, जैसे दोस्तों अभी हुआ है क्या कि जमाती को लेके, तो वो दोस्तों सबको एक कंफ्यूजन हो गया, ऐसी तो कोई बात है नहीं, लेकिन वो लोग एक कंफ्यूजन हो गया, तो वो सबका मत जो है एक तरफ, एक जाति की तरफ भाग गया। ये दोस्तों हमारा सामाजिक विभिन्नता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, आप लोगों को समझ चलना चाहिए। ये सब दोस्तों सामाजिक विभिन्नता का एक उदाहरण है। उसका बाद दोस्तों जाति का राजनीतिक प्रभाव, क्या दोस्तों जाति का राजनीतिक प्रभाव, यहाँ पे दोस्तों नीति का स्पेलिंग गलत हो गया, ये अर्सी का दुर्गई का बन जाएगा और ये अर्सी का हो जाएगा। तो दोस्तों जाति का राजनीतिक प्रभाव क्या है, जाति का दोस्तों हमारे राजनीतिक प्रभाव पर क्या पड़ता है। तो दोस्तों दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जाति पर राजनीति प्रभाव हो जाता है, दोस्तों जाति पर जो है राजनीति प्रभाव हो जाता है, और सामाजिक न्याय के आवरण तले राजनीति की दिशा निर्धारित होने लगती है। दोस्तों सामाजिक न्याय के आवरण तले राजनीति दिशा निर्धारण होने लगती है। भारतीय राजनीति के परिदृश्य से जब हम दृष्टिपात करेंगे तो ऐसे धारणाओं से हम जरूर परिचित होंगे। तो दोस्तों जाति का राजनीतिक प्रभाव जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे कि सभी पार्टी विशेष एक जाति को लेकर चलती है। तो ये दोस्तों जाति का राजनीतिक प्रभाव है, और ये दोस्तों सामाजिक न्याय के आवरण तले राजनीति की दिशा जो है दोस्तों धारण करने लगते हैं। जिसमें दोस्तों एक पीरा मार्मिक व्याकरण महाराष्ट्र के कवि नामदेव ढसाल की एक कविता है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे दोस्तों आप लोगों को मैं कविता पढ़ के सुनाता हूँ, मैं यहाँ आप लोगों को नहीं बताया, मैं कविता पढ़ देता हूँ। सदियों तक सफर किया उन लोगों ने, लेकिन अब हमें कहना है ना अंधेरे की इस पथ यात्रा से, हाँ हमें पुरखों अंधेरे को ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें उतरना है बोझ उनके पीठ से। इस अनुपम नगर के लिए बिखरा था हमारा लहू, और बदले में यह मिला खाने को पत्थर। इसका दोस्तों एक अर्थ है निकलता है कि राजनीतिक पार्टी जो है वो एक जाति तले जो है एक जाति तले एक जाति विशेषक को देने में लगे हुए हैं। इसलिए दोस्तों ये कविता ये कहता है कि हम लोग इसी को ढूंढते ढूंढते अभी तक आए हैं, अब इसको खत्म किया जाए। ये दोस्तों इस कविता का कहने का मतलब था। उसके दोस्तों एक आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है, अगर हमसे पूछा कि 1967 तक किस राजनीति में किस जातियों का सरवम था, तो वह दोस्तों सर्वन जातियों का वर्चस्व रहा। दोस्तों 1967 तक राजनीति में सर्वन जातियों का वर्चस्व रहा। किसका दोस्तों स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। तो दोस्तों ये हमारा एक पॉइंट और हो गया। अब चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा है सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टॉपिक को हम आप समझते हैं, और वह टॉपिक है दोस्तों हमारा सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व। तो प्रथम जानते हैं तो दोस्तों सामाजिक विभाजन की राजनीति को 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला दोस्तों लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक रखना चाहते हैं। दोस्तों लोग अपनी पहचान जो है स्व अस्तित्व तक रखना चाहते हैं, तो ये दोस्तों प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय चेतना या स्थानीय चेतना भी होती है। प्रत्येक मनुष्य में दोस्तों राष्ट्रीय चेतना के बदला उपराष्ट्रीय मतलब दोस्तों सब नेशनल और स्थानीय चेतना मतलब दोस्तों रीजनल थॉट भी होते हैं। उसके बाद दोस्तों कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उर्ग होने लगती है। दोस्तों जब कोई चेतना जो है बाकी चेतनाओं की कीमत पर उर्ग होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा होने के लगता है। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसको दोस्तों हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि ये प्रथम हमें क्या कहता है। आप लोग एग्जाम्पल का सुनना चाहेंगे तो आप लोगों को मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, और सभी स्टूडेंट जो हमारे क्लास को अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों आपको इसका पीडीएफ तभी मिलेगा जब आप हमारे क्लास को इन तक करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इन तक बने रहे और अपना अटेंडेंस अवश्य बनाएं। अभी आपका अटेंडेंस बनाने का टाइम नहीं आया, मैं आपको किसी भी टाइम अटेंडेंस बनाने के लिए बोल दूंगा। तो पहले दोस्तों हम प्रथम जो है सामाजिक विभिन्नता का ये प्रथम जो पार्ट है कि स्व अस्तित्व तक रखना चाहते हैं, और जब ये एक दूसरे पर उर्ग हो जाते हैं तो समाज में असंतुलन पैदा होने लगता है। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो जब कोई उत्तरी उदाहरण के लिए दोस्तों हम लेते हैं, जब कोई उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे तब तक उनका संघर्ष नहीं थम पाएगा। किस तो प्रोटेस्ट और कैथोलिक वहाँ की 2 जाति हैं आयरलैंड की, वो एक संघर्ष नहीं थम पाएगा। जबकि दोस्तों जब बंगाल बंगालियों का, तमिल तमिलों का, और महाराष्ट्र मराठियों का, आसाम असमियों का, गुजरात गुजरातियों की भावना का दमन नहीं होगा दोस्तों, तब तक हमारा सामाजिक विभाजन नहीं होगा। भारत में अखंडता, एकता और सामंजस्य में
खतरा रहेगा। तो सब जो है अपने अपने राज्य को देते, तो बंगाल इसे कहता है बंगाली का है, तमिल कहता है तमिलों का है, ये तब तक अंत नहीं होगा। तब दोस्तों उचित यह है कि हम लोग अपने रीजनल के सभी क्षेत्रों को अपने अपने मर्यादा में रहे और एक दूसरे की सीमा में दखल ना दे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर लोग अपनी बहुस्तरीय दोस्तों मल्टीपल आइडेंटिटी को पहचान को नेशनल आइडेंटिटी दोस्तों भारतीय पहचान बनाते हिस्सा मानते हैं तो कोई भी समस्या नहीं होगी। वो दोस्तों अपना एक जो जाति है, एक जगह है, उसको वो मल्टीपल आइडेंटिटीज ना मान के एक दोस्तों नेशनल आइडेंटिटीज माने, तो दोस्तों हमारा ये प्रथम अभिक्रिया सामाजिक विभाजन का नहीं होगा। अब जानते हैं दोस्तों इसका दूसरा, तो पहला आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं, पहला मेरे अंदाजा आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड दूसरा है हमारा कि दूसरा महत्व तथ्य है कि किसी समुदाय या क्षेत्र के विशेष मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। क्या दोस्तों दूसरा हमारा है कि किसी समुदाय या क्षेत्र के दोस्तों विशेष की मांगों को राजनीतिक दल जो है किस प्रकार उठा रहे हैं, मतलब दोस्तों वो लड़ाई लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। दोस्तों संविधान के दायरे में आने वाली दूसरे समुदाय को नुकसान ना पहुंचाने वाले मांगों को मान लेना आसान है। अब दोस्तों हम तृतीय जानते हैं, तो संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाले मांगों को मान लेना आसान है, मैंने आपको ये बताया। अब दोस्तों तृतीय हम जानते हैं। दोस्तों तृतीय हमारा सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार पर निर्भर करता है। किस पर दोस्तों? सामाजिक विभाजन का राजनीति का परिणाम दोस्तों जो समय सेंट्रल पे बैठे हुए रहते हैं, सरकार रहते हैं या राष्ट्र के सरकार होते हैं, उन पर निर्भर करता है। दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार उन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अगर दोस्तों सरकार उसको लाने से मना कर देता है तो वो फिर एक भड़काऊ हो जाता है। दोस्तों उस पर सरकार क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, ये भी इसका एक मेन रीजन है। अब दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग विभेद के स्वरूप। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म, लिंग और विभेद के स्वरूप। पहला तो सामाजिक विभाजन के तीन अभिव्यक्तियों में जाति की अवधारणा अति महत्वपूर्ण। दोस्तों सामाजिक विभाजन के जो तीन अभिव्यक्ति हैं उसमें दोस्तों जाति का अवधारणा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों राजनीति में इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की महत्ता। किसको दोस्तों? राजनीति में इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की महत्ता है। जाति व्यवस्था दोस्तों राजनीति के कई तरह की भूमिका निभाती है। तो जाति व्यवस्था जो है दोस्तों हमारे राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है। जो भूमिका निभाती है उसमें दोस्तों एक है हमारे जातिगत असमानता। क्या दोस्तों? जातिगत असमानता है। तो जातिगत असमानता हम जानते हैं पहले क्या है। तो दोस्तों जातिगत असमानता, अगर दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा कि जातिगत असमानता क्या है तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि दुनिया भर के सभी समाज में सामाजिक असमानता और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। किसको दोस्तों? सामाजिक असमानता और श्रम विभाजन के आधार पर समुदाय विद्यमान है। भारत इससे अछूता नहीं है। भारत की तरह दूसरे देशों में भी दोस्तों पैसा का आधार वंशानुगत है। क्या दोस्तों? भारत की तरह दूसरे देशों में भी पैसा का आधार क्या है? वंशानुगत है। पैसा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वमेव चला जाता है। पैसे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। तो क्या कहलाता है? पैसे पर जो आधारित सामुदायिक व्यवस्था होती है यही हमारी जाति कहलाती है। उसके दोस्तों नेक्स्ट हमारा है वर्ण व्यवस्था। क्या दोस्तों? इसमें पहला था दोस्तों हमारा जातिगत असमानता, अब दूसरा है इसमें दोस्तों वर्ण व्यवस्था। दोस्तों वर्ण व्यवस्था क्या है? तो वर्ण व्यवस्था दोस्तों अगर हमसे पूछा दोस्तों अगर क्वेश्चन कि वर्ण व्यवस्था क्या है तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो वर्ण व्यवस्था जातिगत सामंजस्य का बड़ा वर्ग है। इस वर्ग में दोस्तों कई जातियां समाहित है। तो इस वर्ग में जो है कई जातियां समाहित है, अर्थात दोस्तों वर्ण व्यवस्था जातीय समूहों के पदानुक्रम व्यवस्था है, जिसमें दोस्तों एक जाति के लोग हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो अन्य जाति के समूह के लोग क्रमगत नीचे रहेंगे। क्या दोस्तों? क्रमगत नीचे रहेंगे। तो कोई जाति जो ज्यादा प्रोग्रेस है वो ऊपर रहेंगे और जो कम है वो दोस्तों नीचे रहेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसका दोस्तों आगे हमारा एक टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जातीय सामाजिक संरचना तथा आर्थिक हैसियत के निर्धारण की कुछ विशेषताएं हैं जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या दोस्तों? जातीय सामाजिक संरचना तथा आर्थिक हैसियत के निर्धारण की कुछ विशेषताएं हैं जो सामाजिक में भूमिका निभाती है। जैसे दोस्तों इस संदर्भ में कुछ बातें निम्न है। इस जो पॉइंट आपका है जातीय सामाजिक संरचना में आर्थिक हैसियत के निर्धारण की कुछ विशेषताएं जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके संदर्भ में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट
नेम है। इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से समझिएगा। क्या दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये हमारे आज के क्लास का लास्ट पॉइंट है, जातीय सामाजिक संरचना तथा आर्थिक हैसियत के निवारण के लिए ये आज के क्लास का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप यहाँ तक एक जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसके हम पॉइंट को समझते हैं। पहला दोस्तों औसत आर्थिक हैसियत, जिसको दे एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस बोलते हैं, का संबंध दोस्तों वर्ण व्यवस्था से। किससे दोस्तों? वर्ण व्यवस्था से आर्थिक औसत आर्थिक हैसियत का गहरा है। क्योंकि दोस्तों अर्थात ऊंची जातियों की स्थिति सबसे अच्छी है और दलित और आदिवासियों की स्थिति बदतर है और पिछड़ी जातियों की स्थिति मध्यम दर्जे में। दोस्तों सबसे ज्यादा ऊंची जाति की स्थिति तो सबसे अच्छी है, दलित और आदिवासी की स्थिति बदतर है और पिछड़ी जातियों की स्थिति जो है मध्यम दर्जे में है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा हो गया कि हर जातियों में दोस्तों अमीर गरीब है, परंतु दोस्तों निचली जातियों तथा दलित आदिवासियों में ज्यादा बड़ी संख्या में गरीबी है। दोस्तों हर जातियों में दोस्तों अमीर गरीब। अगर दोस्तों हमसे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन टॉपिक अगर हमसे पूछा है कि जातीय सामाजिक संरचना तथा आर्थिक हैसियत के निर्धारण की कुछ विशेषताएं लिखने के लिए, तो मैं ये लिख सकता हूँ। पहले तो औसत आर्थिक हैसियत, और दूसरा दोस्तों हर जातियों में अमीर गरीब है, परंतु दोस्तों निचली जाति तथा दलितों आदिवासियों की ज्यादा बड़ी संख्या में गरीबी है। दोस्तों गरीबी रेखा में प्रति व्यक्ति 327 रुपये ग्रामीण और 455 रुपये शहरी पर कम खर्च करने वाले लोग हैं। किस पर दोस्तों? 327 रुपये ग्रामीण और 455 रुपया शहरी लोग खर्च करते हैं। दोस्तों हमारा 1999 से लेकर 2000 तक का रिपोर्ट है। दोस्तों नीचे बसर करने वाले आधिकारिक लोग दलितों एवं आदिवासियों में, नीचे जो बसर करते हैं लोग, जो उसका आय 327 रुपये है, इसमें सबसे अधिक जो है दलित एवं आदिवासी हैं। और अमीरों की संख्या ऊंची जाति समुदाय में। अमीरों में किसकी संख्या? ऊंची जाति समुदाय में। तो दोस्तों आज के क्लास को हम यहीं से एंड करते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत है और अगर आप लोग यहाँ तक कुछ भी नहीं समझे हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां समझाने का कोशिश करूंगा। तो अभी दोस्तों आप लोगों का क्लास यहीं खत्म होता है। दोस्तों कल के क्लास में हम लोग जानेंगे राजनीति में जाति, चुनाव की जाति में हरास की प्रवृत्ति, उसका दोस्तों धर्म, सांप्रदायिकता एवं राजनीति, लैंगिक मसले और राजनीति में जाति दोस्तों पहला टॉपिक है। दूसरा दोस्तों चुनाव में जातीयता में हरास की प्रवृत्ति, तीसरा दोस्तों धर्म, चौथा दोस्तों सांप्रदायिकता एवं राजनीति और लैंगिक मसले और राजनीति। ये सब दोस्तों हम कल के क्लास में इस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक देखे हैं और कल का दोस्तों जो क्लास होगा उसमें आपका ये क्लास चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। क्या दोस्तों? आपका ये चैप्टर कल के क्लास में पूरा एंड हो जाएगा। तो अगर अभी तक दोस्तों आप में से किसी स्टूडेंट्स को कुछ पूछना हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9572223939। ये हमारा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें मैसेज करके हमसे वहाँ आप हमसे कुछ पूछेगा तो मैं आपको वहाँ सजेस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को मिलते हैं दोस्तों कल फिर 8 बजे। तो दोस्तों आप लोग 8 बजे तैयार रहिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने सिलेबस को पढ़ने पर फोकस दीजिए, ना कि दोस्तों क्रैश कोर्स के पीछे भागिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर से 8 बजे, तब तक के लिए बाय।